Hello guys. Hello. Hello. Hello guys. Welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with me on this India's largest learning platform. आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू डेवलप द राइटिंग स्किल फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। ठीक है, किस तरीके से हम लोग किसी अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे लिखना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, वो दोनों चीज़ें आज हम इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। So before going into that, let me talk about myself. मेरा नाम सजल है. I am Sajal Mittal and cracked UPSC Engineering Service 2018 with 103 rank All India rank. I did my MTech from IIT Kanpur from GATE 2013 and after that I have appeared several times in GATE and cracked with a very good rank. I have also worked in Econ International Limited, which is under Ministry of Railways, and but my destiny is something else. मैंने स्टेट सर्विसेज का भी एग्जाम दिया एंड आई क्रैक दैट टू, बट माय डेस्टिनी इज इंजीनियरिंग सर्विस, सो हियर आई एम. So I think I am the right person who can tell you ki how to practice for the um, writing, how to develop the writing practice and how to develop the writing skill for basically for the mains examination. Okay, so हम लोग आगे बढ़ने से पहले तो आप लोग अनअकैडमी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं. सो फॉर टू ज्वाइन अनअकैडमी, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड देयर just install that app and there you can select the desired course whatever you want, and in the drop down list आपको कई सारे videos मिलेंगे which is completely free of cost. You can watch that, but if you want to study comprehensively and if you want to practice comprehensively, आपको कंप्लीट एक पैकेज चाहिए, कंप्लीट तैयारी चाहिए जिसमें क्विज़ भी हो, डाउट सेशन हो डेडिकेटेड, और स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ पूरी डिटेल में पढ़ाया जाए, एक प्रॉपर पैटर्न हो, एक प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर सीक्वेंस हो. तो for that you will have to take the subscription. So what are the subscription plans? Here it is. ये सब कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं. ठीक है, मैं अगर आपको एक लिटरली सीरियस है एंड यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, तो बेटा जो ऑप्टिमम टाइम है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का वो 12 मंथ्स होता है. उससे कम में तैयारी नहीं हो पाती है. अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप किसी भी अपने सीनियर से एक बार पूछ लीजिए जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, जो फेलियर एक्सपीरियंस कर चुके हैं. क्या कहते हैं कि अरे यार मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो मैं क्रैक कर लेता, यार मैंने थोड़ा सा पहले से और तैयारी स्टार्ट कर दी तो मैं पक्का निकाल लेता, यार मुझे कम टाइम मिला इसलिए नहीं हो पाया, है ना. कहते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं जब उनको समझ में आती है अगले साल ही वो शुरू ड्रॉप करते हैं और साल शुरू होते ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट वो जनवरी तक अच्छे से तैयारी करें, इंजीनियरिंग सर्विस निकले और जस्ट फरवरी फर्स्ट वीक में गेट होता है वो भी निकल जाए. तो बेटा मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस तरीके का फेलियर कुछ एक्सपीरियंस करें. ठीक है, बिकॉज अननेसेसरली आपका टाइम एंड मनी एंड दोनों ही वेस्ट होंगे, एक साल भी बर्बाद जाएगा. तो आप वाइज डिसीजन लें. देर देर दुर्घटना से देर भली पे यहाँ पर भरोसा मत करें. ठीक है, यहाँ पर देर करेंगे तो ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप SMYT कोड याद रखेंगे. SMYT कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आज आपको ये केवल पड़ेगा 22,500 का. ठीक है, तो अपना जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. टाइम वेस्ट मत करिए, वरना उन फेलियर जिन लोगों ने फेलियर एक्सपीरियंस किया है बेटा उनकी लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है. तो आई डोंट वांट दैट. ओके, अब जो बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान. ठीक है, ये सब 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एक तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए सबसे अच्छा है. थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स मई या जून में आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होता है. आपने थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर और फोर्थ ईयर से पूरा आपका 2 ईयर तक प्लान चला और आपने जून में जनरली मेंस का पेपर हो जाता है और जून तक आपका सब्सक्रिप्शन था और आप फाइनल ईयर के निकलते तक आपका सिलेक्शन. सोचिए कितना बेस्ट सबसे इस प्लान होगा. और एडवांटेज देखिए कि ये पहले वाले से 12 मंथ से केवल 5,000 रुपीज ज्यादा है और इसलिए एक तो चीप हो गया है, डिफरेंस ही नहीं है बहुत ज्यादा अमाउंट में. ठीक है, एंड प्लस आप थर्ड ईयर से प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड ईयर सबसे अच्छा प्रिपरेशन के लिए इसलिए भी है क्योंकि जो मेजर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपके थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं जो एग्जाम में आएंगे. इसलिए थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम फॉर द टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. प्लस सेफर साइड, आप सेफर साइड भी हैं. अगर इन केस आपकी रैंक आ गई और आपको जो आप डिपार्टमेंट चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर रैंक,
ठीक है, तो आपको फिर से मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वही जो आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था उसको आगे आप कैरी कर सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेटर रैंक इन द नेक्स्ट टाइम। अगेन बेटा 10% डिस्काउंट चाहिए, SMYT याद रखिए, आपको ये पड़ेगा केवल 27,000 का। अगेन इट इज अ वेरी चीप। ओके, सो देखते हैं क्या है आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हाउ टू डू इफेक्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो आंसर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है या राइट करना है फॉर इंजीनियरिंग सर्विस, वो उसको हम लोग किस तरीके से इफेक्टिवली आंसर की हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे वो स्किल डेवलप करें कि अच्छे आंसर हम लोग लिख पाए इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट मी टॉक अबाउट सम एग्जाम फॉर द लेट मी टॉक अबाउट द एग्जाम। बेसिकली द इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्जाम है, वो 3 फेजेस में किया जाता है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी सबको पता है, फिर मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो आपका कैरी करता है टोटल 500 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स। एंड इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है जीएस एंड पेपर 2 सेम डे होता है, एंड पेपर 2 टेक्निकल होता है पूरा। ठीक है, ये आपका 200 मार्क्स का होता है एंड ये आपका 300 मार्क्स का। इसके बाद जो मेंस एग्जाम होते हैं, वो मेंस का जो पेपर होता है वो होता है 600 मार्क्स। पेपर 1 अगेन, इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है सेम डे होता है 3 आवर्स का, एंड पेपर 2 दोनों टेक्निकल होते हैं। ठीक है, और 300 मार्क्स ईच। एंड देन पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका कैरी करता है 200 मार्क्स। हाँ, यू कैन सी दैट। ठीक है, अब नाउ देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, वो मैक्सिमम मार्क्स जो आए हैं, वो जो मैक्सिमम मार्क्स जो कैरी करता है वो कौन करता है, आपका मेंस एग्जामिनेशन ही आपके मैक्सिमम मार्क्स को कैरी करता है। इट इज द किंग, दैट्स व्हाई आई मेक दिस एज अ किंग। ये किंग की तरह है, सो ये सबसे ज्यादा मार्क्स ये कैरी करता है 600 मार्क्स। और आप पीछे की हिस्ट्री उठा लीजिए, जो सबसे ज्यादा मार्क्स किसी के अभी तक आए हैं एग्जाम में, वो मेंस में ही आते हैं, वही आपकी रैंक भी बनाता है। so that's why means examination is the very much important for the preparation of engineering service or any exam in which written आंसर्स इज रिक्वायर्ड। जहां जहां रिटन आंसर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी एग्जाम्स में मेंस की काफी ज्यादा वेटेज है, लाइक सिविल सर्विसेज आल्सो एंड अदर सर्विसेज एग्जाम्स एज वेल। ओके, सो आपको मेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, दैट्स व्हाई आई केम टू दिस टॉपिक। और अभी थोड़े दिन बाद ही आपका एक यूपीएससी ने अपनी टाइमलाइन भी निकाल दी है, जिसमें अगस्त में मेंस के एग्जाम होने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई केम टू दिस टॉपिक एंड मैंने सोचा कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और जो बच्चे कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन में, जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी मदद मिल जाएगी कि हाउ टू इफेक्टिवली राइट द आंसर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि क्या हो सकता, क्यों क्या कर सकते हैं हम लोग उसके लिए। तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखिए कि आपकी वेरी फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फोरमोस्ट, जो सबसे पहली स्टेज जो है, फर्स्ट मोस्ट स्टेज जो है प्रिपरेशन ऑफ द नोट्स। अगर आप अपने नोट्स की प्रिपरेशन भी खुद लिख लिख के कर रहे हैं, तो वो आपकी फर्स्ट स्टेज है, वो जो आप आंसर्स अपने मेंस में लिखने वाले हैं उनकी इफेक्टिव राइटिंग के लिए। Now how to prepare the notes, how to prepare the notes, उसके लिए क्या है कि जो भी देखिए, अगर आप आपके पास या तो आप बुक से पढ़ रहे हैं या फिर आप ई लर्निंग, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत लोग कर रहे हैं एंड आपको एडवांटेज भी मिल रहा होगा। तो सबसे पहले तो क्या करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। अब नोट्स को जब आप प्रिपेयर करें तो वो आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब जो भी आप पढ़े या जो भी आप सुने, जैसे फैकल्टी ने बोला सम कॉन्सेप्ट, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं, तो राइट दैट सेंटेंस इन योर लैंग्वेज। डोंट ट्राई टू कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द बुक और समथिंग समवेयर एल्स। आपको बुक में भी अगर कोई सेंटेंस अच्छा लग रहा है एंड यू वांट टू राइट इट, देन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, ओन लैंग्वेज पे फोकस करना है, अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, किसी दूसरे की वर्ड्स में नहीं लिखना है। ऑलवेज ट्राई टू, क्योंकि वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, वो आप अपनी फील से लिखेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें ज्यादा हो पाएगी। इसके बाद जो नोट्स हो वो वेल प्लान एंड नीट फॉर्मेट में हो। वेल प्लान मतलब, सपोज इफ द चैप्टर 1, इफ द सब्जेक्ट है टोटल चैप्टर 10, तो अगर आपका चैप्टर ऐसा नहीं हो कि आप चैप्टर 10 से स्टार्ट करो फिर चैप्टर 1 बाद में पढ़ रहे हो, नहीं, आप वेल प्लान एक बार सीरीज वाइज, जो भी जैसे आपने मूवीज या कुछ टीवी सीरीज देखी होंगी, उसमें आपको देखो कि पहले स्टोरी बिल्डअप होती है, देन वो बीच में कुछ एक ड्रामा पे जाते हैं, फिर देन कंक्लूड करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे हर चैप्टर्स होते हैं, स्टोरी बिल्डअप होने दीजिए, सारे टॉपिक्स को जिस सीक्वेंस में दिए उसी सीक्वेंस में पढ़िए, है ना। और
एंड के चैप्टर को बाद में ही दे रखा तो बाद में पढ़िए। और इसके बाद नीट फॉर्मेट में बनाइए, ये साफ सुथरा फॉर्मेट में बनाइए। ठीक है, साफ सुथरे का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर जाके ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, हर पेज पे आप ऐसी सीनरी बना रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है, यहाँ पे पेड़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं। देख आप, मैंने मेरे नोट्स देखे, मैंने यहाँ पर आपके पास देखे, साफ सुथरा कुछ भी नहीं था, केवल व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट पेन, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। आप व्हाइट शीट ब्लू पेन यूज करिए और सिंपल बहुत नीट एंड क्लीन वे में आपको लिखना है। ज्यादा ये ड्राइंग वॉइंग सजाने की जरूरत नहीं है, इट विल कॉज द वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको केवल इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए केवल वही उसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके नोट्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्साइज। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्साइज का मतलब ये, जिस तरीके से मैंने अपने पिछले एक बार, आप मेरा जो एक और वीडियो निकला जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट, उसमें भी मैंने लिखा था कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्साइज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नोट्स बोला। नाउ द कॉम्प्रिहेंस, नाउ मैं सिंपल एक नोट्स की बात करूं, दैट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्साइज विद रिस्पेक्ट टू योर बुक्स, विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। मतलब उसमें उस नोट्स में सब कुछ आ जाए, ठीक है, सब कुछ भी आ जाए और वो इतना कंसाइज हो कि वो टोटल फिर से आपकी एक बुक ना बन जाए इतनी मोटी। ठीक है, उसको आपको इतना शॉर्ट करके लिखना है कि वो आपकी बुक भी ना बने और इतना कॉम्प्रिहेंसिव लिखे कि सब कुछ उसमें कवर हो जाए। ये एक स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन ऑफ नोट्स, और सबको लिखना है। ठीक है, अगर आप ये सब कुछ लिखेंगे तो आपकी सबसे पहले ही आपकी शुरुआत हो चुकी है एग्जाम में राइटिंग लिखने की। किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, आपको एग्जाम में राइट करने की प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होती है, आपके नोट्स प्रिपरेशन से। अगला देखते हैं क्या है, अगला है यूज ऑफ इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, व्हाट आर इन्फोग्राफिक्स? इन्फोग्राफिक्स है मतलब आप जो डेटा लिखना चाह रहे हैं उसको आप एक ग्राफिकल फॉर्म में लिखें। व्हाट आर दोज ग्राफिकल फॉर्म्स? लाइक पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबुलेट फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, एक्सेट्रा, टेबुलर फॉर्म एक्सेट्रा। ये सब सारे, ये सब जो है ये कुछ इन्फोग्राफिक्स है। मतलब अगर आपको डेटा या परसेंटेज आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इस फॉर्म में लिखो। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि एग्जामिनर विल आपके एफर्ट को समझेगा और वो समझेगा कि आपने उस टॉपिक को कितना अच्छे से समझा। वो फ्लो चार्ट और वो पाई चार्ट है वो आपको यही रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, बस वो आप डेटा डेटा रट के आए हो तो आप सीधे लिखते चले जाओगे, आप उसको फ्रेम ही नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो इस तरीके से इन्फोग्राफिक्स, द यूज ऑफ इन्फोग्राफिक्स विल हेल्प एग्जामिनर कि दे विल अंडरस्टैंड योर एफर्ट एंड योर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि आपने एफर्ट दिया है, अंडरस्टैंडिंग दिया है, तो वो आपको ज्यादा मार्क्स देता है। ज्यादा मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो आपको 11 दे देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो वो क्या करता है कि सपोज करिए कि किसी को आपको 10 दिए तो किसी को 8 दे देगा, किसी को 7 दे देगा। रिलेटिव मार्किंग से आपको ज्यादा मिल जाएंगे एंड यू विल द वन स्टेप अहेड देन anyone else in your competition। ओके, तो आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहेंगे एंड इट विल बी हेल्पफुल। और आपका आंसर जो है मोर मीनिंगफुल रिफ्लेक्ट करेगा, मोर मीनिंगफुल। आप उससे, आपने पूरी थ्योरी नहीं लिखी है, आपका जो मेजर डेटा है एग्जामिनर को उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका आंसर जो है ज्यादा मीनिंगफुल दिखेगा। दैट्स व्हाई यू विल फेच more marks when you use infographics। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज तो आपने शुरू कर दिया था कि आपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए। अब आपका नोट्स में ही आप क्या करिए, पूरा पैराग्राफ लिखने की बजाय जो भी आप अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं वहीं से ही आप शुरुआत करिए कि इन्फोग्राफिक्स यूज करना स्टार्ट करिए, इन्फोग्राफिक्स यूज करना आप स्टार्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आप टेस्ट को रेगुलरली अटेंड करिए। जितने क्विजेस हो रहे हैं, जितने टेस्ट हो रहे हैं उसको रेगुलरली अटेंड करिए। बिकॉज आप जब टेस्ट को रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी आंसर लिखने की, आपकी प्रैक्टिस होगी आंसर लिखने की। आपको ये याद रहेगा कि मैंने जो मुझे पॉइंट्स मैंने पढ़े थे उसमें से आपने 5 पढ़े थे और 4 ही लिख के आए हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप दोबारा जाके देखोगे, आप उससे ज्यादा दोबारा रूम पे जाके देखोगे, आप याद करोगे उसको, आपको फिर आगे के लिए वो याद रहेगा। और आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि हम लोग उसी टाइम, जितना टाइम का अपना एग्जाम होता है उसी टाइम के हिसाब से हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो आपका जब आप अटेम्प्ट कर रहे होगे क्वेश्चन, तो कौन से क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कितनी देर में क्वेश्चन करना है, कितनी स्पीड से जो सब करना है, वो सब आपका टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा अगर आप रेगुलरली टेस्ट या क्विजेस अटेंड करेंगे। फिर अब जब आप टेस्ट देंगे तो आपके कॉम्पिटिटर के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि टोटल इंडिया में कंपटीशन कितना है, मैं कितना पीछे हूँ। आपको अपना लेवल ऑफ जो आपने लेवल अपनी जो पढ़ रखा है, जो इतना लेवल ऑफ स्टडी है वो आपको पता चलेगा और आपको कितनी मेहनत करनी है उसके बारे में पता चलेगा। और जितना आप एग्जाम देंगे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी।
ठीक है, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और आपकी आंसर को आंसर लिखने की स्किल्स डेवलप होंगी। जैसे अभी आपने लिखे 4 और अगली बार आपका सेम क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड आए या फिर आप घर पे पढ़ रहे हो तो आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, सोच के चलोगे नहीं मुझे अब की बार 5 लिखने हैं, और अब पहले आपने कुछ लिखा था बाद में आपको कुछ बुक में से देखा या कुछ देखा, तो आपकी स्किल्स रेगुलरली ये साइकिल है, प्रैक्टिस है कि बाय प्रैक्टिस आप अफेक्टिव आंसर्स की तरफ मूव करते जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, कंपटीशन का पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट, जैसे ही आपको ये सब चीजें मिलेगा तो आप एक अफेक्टिव आंसर लिख पाएंगे। और वो आपका किसकी वजह से लिख पाए, क्योंकि आपने रेगुलरली टेस्ट एंड क्विजेस को अटेंड किया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट एंड लर्न। ठीक है, जो भी स्कॉलर्स हैं अपने पुराने, जो भी ज्ञान देवता है, वो सब बोल रहे हैं कि ये एकदम प्रूव्ड है कि कोई भी इंसान को अगर कुछ याद करनी है तो वो लिख लिख के याद कर सकता है, लिख लिख के याद। अब राइट एंड लर्न को आपको क्या करना है कि अगर आप फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं तो एवरी वीक करें, चाहे आपका जैसा सही लग रहा हो आप उसको लिख के करिए। अगर आपको फॉर्मूला भी रिवाइज कर रहे हैं तो उसको लिख के करिए। ठीक है, जैसे आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो आप क्या करिए, उनके फॉर्मूले जो भी लिख रहे हैं, जिस सीक्वेंस में आपने शॉर्ट नोट लिखा है उसको बंद कर दिए शॉर्ट नोट्स को, अब लिखना चालू। या फिर आपने एक बार शॉर्ट नोट देख लिया, अब आपको रिवाइज करना है तो आप फिर से उसको लिख लिख के करिए, लिख लिख के करिए एक एक चीज को, और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो फोटो है शॉर्ट नोट्स की वो इंटैक्ट रहेगी। और कभी कभार आपने देखा होगा कुछ चीजें तो आपको सिर्फ फोटो से ही, अगर आप बार बार देखते हैं तो उनसे ही आप कुछ कुछ याद कर पाते हैं। जैसे 5 पॉइंट से एक और क्या था, कुछ सीक्वेंस में याद रहता है। आप शुरुआत में आपको मम्मी पापा भी इसी तरीके से रटवाते थे स्कूल में कि पहला ये नहीं बेटा इसी लाइन में बताओ, ऐसे ही। इसी वजह से आप उसी सीक्वेंस में याद रखिए। ये इंजीनियरिंग सर्विस या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए या किसी भी रिटन एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, आप उसको लिखिए बार बार, आपको समझ में आएगा। या आप भूल रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट को, उसको लिखिए बार बार, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और समझ पाएंगे। ठीक है, अगर अगला है कि आप देखिए, कोशिश करिए कि बुक में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है, अगर आपने बुक पढ़ी तो डू, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या कोई क्वेश्चन आया है और वो आपने बुक में जाके देखा उसके बारे में, एंड देन डू नॉट ट्राई टू नॉट अंडरलाइन इन द बुक। ठीक है, आप उसको अपने नोट्स में इन योर ओन लैंग्वेज, पहला सबसे पहला जो टॉपिक है, जो मतलब सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, जो मेन क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है स्किल डेवलप करने के लिए कि नोट्स लिखने हैं, तो अंडरलाइन बुक में करने से अच्छा आप एक नोट्स लिख दो। क्योंकि एंड में क्या होगा, जब आप रिवीजन करने जाएंगे ना तो आपको वो बुक नहीं मिलेगी, कहाँ पड़ी होगी, क्या होगा, बहुत दिक्कत होती है, आपके नोट्स ही काम आते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट इन योर नोट्स इंस्टेड ऑफ अंडरलाइन। ओके, एंड अगर आपको रिवाइज करना है तो बेटा लिख लिख के रिवाइज करिए। कुछ भी अगर आपको रिवाइज करना है, कोई डेरिवेशन रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख के, सिर्फ बुक में से देख के आप रिवाइज नहीं कर सकते, पलट लिया आपने नोट्स, रिवाइज नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे दिमाग में स्टोरेज होती है, मतलब आपने देख लिया लेकिन दिमाग को उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आप देख लेते हैं ये तो आता है, स्किप कर दिया, दिमाग ने प्रोसेस नहीं किया। जब आप उसको लिख के बैठ के देखते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि अरे ये वाला टॉपिक तो मैं भूल गया, उसमें तो ये पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, वो मुझे फिर से देखना पड़ेगा। तो वो जब आप लिख के उसको देखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप एक बार करके देखिए, इसको फॉलो करिए, मैं बता रहा हूँ आपको सक्सेस मिलेगी। ये प्रूव्ड है, मैंने खुद भी इसको अपने प्रिपरेशन के टाइम को मैंने इसको अप्लाई किया है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसको करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है उसको सिर्फ लिख लिख के करिए। ओके, देखिए नेक्स्ट, कीप एक्सरसाइजिंग योर हैंड। ओके, मैं ये कीप एक्सरसाइजिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, बहुत टाइम बाद जब आप लिखते हैं तो आपको पता है कि देखिए, देखा मैं कितने टाइम बाद आपके इस पे लिख रहा हूँ, तो आपके हैंड में ना स्ट्रेन सा हो जाता है, मतलब आपकी जो मसल्स है वो एकदम रिजिड सी हो जाती है। तो टू मेक योर मसल समथिंग रिलैक्सिंग एंड सॉफ्ट, आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। मैं बेटा जो अभी मेंस का पेपर, जो उनका मेंस में सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं उनको सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि अभी अगस्त में पेपर है, सही समय आप अपने हैंड्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करिए इस तरीके से। रिस्ट मूविंग मींस टू एंड फ्रो एंड राउंड, राउंड में टू एंड फ्रो आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। फिंगर्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके जो रिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहे एंड मसल्स आपकी रिस्ट की क्या रहे, सॉफ्ट रहे, ताकि आप लिखें तो उस समय आपके पेन ना हो, कोई भी डेवलप ना हो, फटीग डेवलप ना हो। क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली मेंस में 3 hours प्लस ओनली 2 hours गैप के बाद फिर 3 hours लेना है। इसलिए मूविंग रिस्ट टू एंड फ्रो एंड राउंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड around the wrist muscles around the wrist will get much stronger if you keep exercising your hand regularly. It is the right time बेटा, जून का सिलेक्शन होगा, प्लीज फॉलो दिस। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड redundant writing, it is very important।
ठीक है। रिडंडेंट राइटिंग हमें नहीं लिखना है, मतलब ये नहीं कि कुछ पता चल गया है अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तरह, तो बस 3 पॉइंट याद है, उसी 3 पॉइंट को आप रिफ्रेश करके फिर 3 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, फिर बार बार लिखते चले जा रहे हैं। बेटा इससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स का मतलब वो माइनस में नहीं देगा, नेगेटिव मार्क्स का मतलब वो जहां 8 पॉइंट दे सकता था वो अब आपको केवल देगा 6 पॉइंट, आपके 2 मार्क्स वो नहीं डिडक्ट कर लेगा। तो प्लीज रिडंडेंट जो फालतू का है प्लीज उसको मत लिखिए। ओके, जो मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ बेटा, मेंस वाले जो दे रहे हैं उनको ध्यान रखिएगा कि कुछ भी फालतू की बातें नहीं लिखनी है। करना क्या है कि स्ट्रक्चर द आंसर। ठीक है, स्ट्रक्चर द आंसर में आपको क्या करना है कि पहले फ्रेज कर लीजिए कि आप उस आंसर में क्या लिखने वाले हो। जैसे हमेशा इस तरीके से लिखिए, जैसे लिखने वाला है द इफेक्ट्स आर एज फॉलोज, है ना। जैसे आपने लिखा द इफेक्ट्स आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज। तो अब फॉलोज में क्या करिए, जो सब हेडिंग्स हैं वो लिख लीजिए, ए बी सब सब हेडिंग। अब उनको डिस्क्राइब जब आपको करना है, ठीक है, वो बाद में स्टार्ट करिए, ताकि उससे क्या होगा कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपको सब याद रह जाएंगे, लिख जाएंगे। अदरवाइज आप लिखते चले जाएंगे पहले से शुरुआत में, तो फर्दर क्या होता है कि कभी कभी हम बीच में एक पॉइंट भूल जाते हैं, एंड इट विल आप will fetch lesser, it will fetch lesser marks। ओके, सो सारे आप उस तरीके से, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाइए। देन राइट डाउन ऑल पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको राइट डाउन करिए। यही मैं बताना चाह रहा था कि पहले राइट डाउन करिए, देन उसको आप क्या करिए, पैराग्राफ में कन्वर्ट करिए। और हमेशा ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, हमेशा क्या करिए पॉइंट्स में आंसर दीजिए, ताकि क्या हो कि एग्जामिनर को जो मेजर मेजर फैक्ट्स है उसमें ढूंढना ना पड़े। और जब भी आप पॉइंट्स में लिखे तो एक कुछ लगे, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा उसको अंडरलाइन कर लिए, ताकि एग्जामिनर का सीधा फोकस उस पर जाए और वो आंसर आपका मोर इफेक्टिव बन जाए। अननेसेसरली लॉन्ग लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, इट विल नॉट फेच यू मार्क्स। बेटा अभी मैं ये बता चुका हूँ, अननेसेसरली का कुछ भी ये नहीं कि लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। इसी वजह से, इन्हीं अननेसेसरी आंसर्स की वजह से अब इंजीनियरिंग सर्विस का एक अनदर पैटर्न आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर तो आता ही आता है, साथ में आपकी जो शीट आती है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता है, और एक लिमिटेड स्पेस दी होगी कि जितने स्पेस में वो एक आंसर आ सकता है। मे बी दैट आंसर रिक्वायर्ड लेसर स्पेस देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द कंप्लीट स्पेस। ओके, बट एक मैक्सिमम स्पेस, आप मैक्सिमम स्पेस उसमें एक दे रखी होगी, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। और जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पेपर है, उसी सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस भी आपके शीट पे लिखे होंगे, उसी सेम सीक्वेंस में। तो सब फर्स्ट आइडेंटिफाई की कौन से इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए इजी कौन से, और अटेम्प्ट करिए उन्हीं क्वेश्चंस को जो सबसे पहले इजी हैं। जो भी आपका एक आपके जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग की जो जो आप कंपलसरी है करना, उनमें इजी कौन सा है, और जो कंपलसरी नहीं है उसमें से आप कौन से चॉइस करेंगे, और उनके बाद उनके आंसर लिखेंगे, तो वो लिखिए और उन्हीं को जाइए सीधे वहां पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और उनको पॉइंट्स में लिखिए, या फिर उनको इस तरीके से आपके आंसर को स्ट्रक्चर करके फिर लिखिए। अननेसेसरली लॉन्ग आंसर को बिल्कुल मत लिखिए बेटा, इट विल नॉट फेच यू मच मार्क्स, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आंसर लिखना है। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो 7 to 8 लाइन्स में खत्म हो जा रहा है, और सब कुछ डेटा आया, सब कुछ डेटा आ जा रहा है और कुछ नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसको 16 लाइन्स में कन्वर्ट करना है। पहले तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ट्राई टू राइट दैट मच पॉइंट, जितने मार्क्स का आपका जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट दैट मच पॉइंट। अगर आपको लगता है कि केवल 5 ही पॉइंट है, सब पॉइंट उसके बारे में मैं लिख रहा है, तो 5 लिखिए, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो एक पॉइंट आपका 2 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि टॉपिक टू टॉपिक, अगर 10 पॉइंट बन सकते हैं तो 10 पॉइंट, 5 ही बनने तो पॉइंट, तो जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, एंड विद इन दैट लिमिटेड स्पेस। ओके, सो ध्यान रखिए बेटा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सक्सेस चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए, तो ठीक से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको ठीक से लिखिए, पढ़िए ठीक से, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको लिख के फिर पढ़िए, लिख के पढ़िए, लिख लिख के याद करिए, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो एक अगर आप ये साइकिल चलाएंगे, रीड राइट प्रैक्टिस, ये आपने बचपन में भी सुना होगा, वही आपको इंजीनियरिंग सर्विस में भी सक्सेस दिलाएगा बेटा। रीड राइट प्रैक्टिस, इसी साइकिल को चलाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, 110%। मैं इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने एक भी चीज मिस करी तो सिलेक्शन में कोई और ले जाएगा, उसने ये सब फॉलो करी होगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा, उन्होंने यही चीज फॉलो करी होगी। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी परफेक्टेड विदाउट प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस ये आर्ट आप परफेक्ट नहीं कर सकते। आपको भी मालूम है, ड्राइंग बचपन में आप देखते आ रहे थे कि वो ड्राइंग जो है वो एक आर्ट है। अगर आपको एक आर्ट अपनी डेवलप करनी है, अच्छी बनानी है, तो आपको उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। विदाउट
that practice you cannot achieve that art, you cannot get master in that art. So writing is an art. So agar if you want to get master in the writing, then you have to you have to perform practice regularly. So जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, then you will definitely select in any exam you will attempt. Okay, so आज का लेक्चर मेरा इसी पे था कि आपको किस तरीके से अपने कोई भी एक मेंस का जो एग्जाम है या कोई भी एग्जाम आप रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको किस तरीके से उसमें स्किल डेवलप करनी है और किस तरीके से इफेक्टिवली आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिनका मेंस में सिलेक्शन हुआ है, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आप अच्छे से करिए बेटा, फॉलो करिए जो मैं बोल रहा हूँ, और अभी काफ़ी टाइम है, आप अभी से ही इस चीज़ को आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखिएगा एंड तक, अगर आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप देखिएगा आपको एंड तक उसमें जरूर रिजल्ट मिलेगा, जरूर आपको चीज़ दिखाई देगा अगर आप ये सबको चीज़ को फॉलो करेंगे। ओके, सो हम लोग अपना लेक्चर आज का यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने मेरे इतने देर तक वीडियो देखा, पेशेंस, उसको फॉलो करेंगे तो और ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। अगर मेरा आपको बताया पसंद आया हो और आपको लगता है किसी ने फॉलो कर रखा हो और लगता है कि हाँ इट इज़ ट्रू, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। बेल आइकन दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगेन लेट्स क्रैक गेट एंड DSE विद दिस टैगलाइन। I'm going to end the lecture, and I'm going to end this video. Plus, this is with the same name. We have a Telegram channel, so join that channel ताकि आपको regularly updates मिलता रहे उस पे. And please don't forget this code. Don't forget this code. It will give you 10% additional discount. ठीक है, 10% डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन, एंड आपका सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा चीपर हो जाएगा। ओके, यहीं पर वीडियो हम लोग एंड करते हैं अपना। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, घर पे ही रहिए, मास्क पहनिए और अपना बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए। इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू वंस अगेन गाइस, बाय बाय, थैंक यू।